से मैथ्स में टेस्ट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं उतने टेस्ट नहीं लेती जितने बाकी शायद बाकी कोचिंग्स में लिए जाते हैं। आई एग्री कि मैं नहीं उतने टेस्ट लेती, बिकॉज व्हाट आई फील टेस्ट देकर क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे और पढ़ना बंद कर दोगे और इंटरेस्ट हटना शुरू हो जाएगा। आपको टेस्ट से ज्यादा क्या चाहिए इसमें, ट्राई से मन्नत मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 2 मिनट वेट करो। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों हो जाता है या क्यों नया सा बन जाता है, इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ 1 मिनट बच्चे, हाँ बोलो। So this is semi-perimeter of a triangle is given as 450 units. Sides are in ratio. Sides are in ratio 3:5:4. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. इस क्वेश्चन को बताओ आप कैसे करोगे? हाँ करो करो, हाँ कैसे करेंगे सेमी पेरीमीटर का, हम क्या करेंगे इसमें? अब यही चीज है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया बन गया, पहले कभी नहीं किया। सो जब मैं टेस्ट पे दूंगी तो एक बार क्या होगा, आप एकदम से शॉक हो जाते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊं इन सब ट्विस्टर्स की, इन सब चीजों की, ताकि आप टेस्ट में वो सर्च करना शुरू कर दो। राइट, जब हम टेस्ट से थोड़ा सा प्रिपेयर होकर दे, डरते नहीं है टेस्ट से, टेस्ट देने तो जितने मर्जी देते रहो। आई कैन गिव यू असाइनमेंट्स, इनको घर पे होमवर्क रेगुलर प्रैक्टिस से करके आओ। अगर आप यहाँ पर आए हो तो एक चीज रखना, मैथ्स को बिना प्रैक्टिस से कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 450 लिखते हैं ना जनरली, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर। तो आप इसको क्या कर दोगे, सेमी पेरीमीटर इंटू 2, या फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? ये चीजें तभी समझ में आनी शुरू होंगी जब हमारे बुक के क्वेश्चंस हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, हमें पता लगेगा कि ये चीज आ गई और ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज हमें स्पॉट होनी शुरू हो जाए। समझ? यूक्लिड्स नहीं है, फिर मैं ही करवा दूंगी, मुझे पता कैसे वाली, मतलब है बहुत थ्योरेटिकल पार्ट, उसके क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से देखकर मैं करवा दूंगी। ठीक है, कोई बात। इसकी पीडीएफ है, पहले इसकी पीडीएफ आ गई थी, इसकी पीडीएफ फॉर्म है, मुझे वो भेज देना। वो मुझे ला दो, आप ये रख लेना, मतलब वो रख लेना, आफ्टर सम टाइम यू कैन टेक। मेरे मुझे आई डोंट कीप फोटोग्राफ्स, मुझे पीडीएफ भेज दोगे, मेरे लिए एक्सेस करना बहुत आसान है। ठीक है, और पेपर्स तो घूम जाते हैं यहाँ से, पेपर्स तो आई डोंट कीप अकाउंट, अब नहीं मैं रखती, पहले बहुत रखती थी, पेपर्स नहीं संभालती, एवरीथिंग इन पीडीएफ फॉर्मेट इज सेफ फॉर मी। ठीक है, तो फिर कभी भी कहीं भी उठा लेती हूँ। हाँ पीडीएफ है तो पीडीएफ दे देना, वरना वो बुक दे देना, विच यू कैन टेक आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आपका सेशन पूरा होगा, मुझसे ले लेना। तो ये 3x + 5x + 4x करो सॉल्व, चलो इसको। तो ये हमारे पास आएगा 8x 12x, 12x इज इक्वल टू 900। x की वैल्यू क्या आएगी, 900/12। जब इसको सॉल्व करोगे 75 आ रहा है। ठीक है, तो साइड्स क्या आ गई ऑफ अ ट्रायंगल, 225, 375 एंड 300। अब एरिया का फॉर्मूला निकालो। मैं क्यों ये चीज करवा रही हूँ, क्योंकि हम गलती कहाँ करते हैं, ये फॉर्मूला आप सब अप्लाई करोगे, गलती होती है स्क्वायर रूट से। अभी उठ कर आई हो, अभी उठ कर आई हो, हाँ लग रहा है फेस भी वॉश नहीं किया। योर आईज आर स्टिल वेरी स्लीपी, है ना? चलो, एरिया इज, पानी वगैरह पीना है? हाँ, मैं sarcastic वे में जब बोलूंगी तो बोलूंगी, but otherwise I am like very
मैं वैसे चिल्ड आउट हूँ, ठीक है, पर हाँ जब नहीं पढ़ाई करती हो या नहीं मार्क्स आते तब मुझे थोड़ा सा होता है कि पढ़ लो, बिकॉज एक ऐसी बात है कि अगर बच्चे, तुम लोग एज स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मेरे एज में आके तो पढ़ने से रहे, है ना? आपकी ये एज है इंजॉयमेंट प्लस स्टडी। अपनी लाइफ में से स्टडीज को हटा दो, आपके पास कोई एम ही नहीं रहेगा। एक हफ्ता 2 हफ्ते छोड़ दो, स्कूल मत जाओ, क्या करोगे उसके बाद? फिर कितनी पार्टी, कितनी फ्रेंड्स, ठीक है ना? कौन कितना आपके साथ घूम लेगा? बाकी सबकी पढ़ाई होगी, आप क्या कर लोगे अकेले बैठकर? राइट, सो दिस इज व्हाई आई से अपनी पढ़ाई उतनी रखो जितनी आपको लगता है कि अच्छी है। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करो। हर कोई 40 नहीं आ सकता, है ना? लेकिन अपना एक लेवल होता है कि चल इतने मार्क्स तक आ जाए, 30 तक आ जाए, वी आर वेरी हैप्पी। 32 आ जाए, वी आर वेरी हैप्पी। तो उस एम तक, उस तक हमें आना जरूरी है। अपने एम से और उससे थोड़ा सा ऊपर अचीव करना शुरू करोगे हर एक फील्ड में, राइट? अपनी हॉबीज में भी, जैसे कहते हैं। चलो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या रखेंगे? स्क्वायर रूट। सभी बातें ना कहने को बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तक उसे हम अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ बातें हैं, ठीक है? बोलती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, मैं सब थोड़ी करती हूँ कुछ भी। हाँ, बट आई नो एंड आई ट्राई टू अप्लाई सम ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ। 450 मल्टीप्लाइड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय 75 will not be 85, आपके 75 के मल्टीपल्स हैं इंटू 150। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें पता क्या करती हूँ? सबसे पहला जो इजी कैलकुलेशन का रूल है, जो अगर मुझे जीरोस दिखते हैं इसमें, यहां पर जीरोस दिख रहे हैं, मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। 2 जीरोस दिखे तो क्या एक 10 बाहर आ गया? अब रह गया 45। 225 के बारे में क्या पता है? 15 का स्क्वायर, है ना? तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ 15 इंटू 15। 75 के बारे में क्या पता है? 25 इंटू 3, 70, 15 इंटू 5। और 150 के बारे, 15 के बारे में मैंने ऐसे ऐसे लिख लिया। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रही हूँ? ये 10, 45 को भी आई विल राइट 15 इंटू 3 बाहर। जब तक आपसे पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक मत निकालना। हाँ, स्क्वायर रूट से सभी नंबर बाहर आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हीरोन्स फॉर्मूला जो आपको स्क्वायर रूट में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आई से 95% सॉल्व होने वाला होगा। स्क्वायर रूट में 15, 3 ऐसा रह जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास ये 15 का ग्रुप बन गया। सभी 15 को इकट्ठा कर लो। अगर अभी भी मुश्किल आती है ना, आई सीन बहुत हम गचमच करते हैं कैलकुलेशंस में, खुद को ही समझ नहीं आता, मुझे तो क्या समझ में आएगा? फिर मैंने इस 3 को इकट्ठा कर लिया। जिनको बाहर निकालना है ना, उन्हें ब्रैकेट्स में रख के इकट्ठा कर लो तो आपको क्लैरिटी रहेगी। और 25 को मैंने लिखा 5 इंटू 5। और पता क्या करना है? यहाँ पर पेंसिल से क्रॉस करते रहो कि मैंने ये लिख लिया, मैंने ये भी लिख लिया, मैंने 3 इंटू 3 भी लिख लिया, और 25 को यू विल नॉट मिस आउट द मल्टीपल्स। प्लस आपका पेज क्या होता है?
ठीक है। सो ये हमारा आ गया मन्नत देखो। चलो stuff happens. चलो मन्नत, are you studying? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे 225 into 15 into 10। समझ में आ गया ये? ये आ गया। और स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स मेंशन्ड होंगे वो हमें लिखना है। यूनिट से मेंशन्ड है तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया हमें, राइट? अब इसके बाद इसकी नींद पूरी खुल गई, अब ये पूरा दिन नहीं सोएगी, है ना? I personally hate insects. मुझे नहीं अच्छा लगते बिकॉज मेरा बहुत इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब वो मेरे ऊपर आके गिरते हैं and they actually creep inside my clothes। और वो अंदर जब फील होता है ना तो ग्रास हॉपर वो सब पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। I have actually felt every animal, every insect crawl on me। और वो भी इतना कि मतलब I can't अगर आपके क्लोथ्स में चला जाए तो ऑब्वियसली फॉर सम टाइम यू फील दैट। तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। इवन लिजर्ड्स भी मेरे ऊपर बहुत गिर चुके हैं तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, राइट? नाउ धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स विद एज अपना डर वो निकालते हो। तो हाँ, अगर वो दूर है तो मैं उतना नहीं डरती, पर वो अगर मेरे पास आएगा तो ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई हेट दैट फीलिंग ऑफ द पर्सन क्रीपिंग ऑन यू, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज मुझे स्नेक से डर लगता है। मतलब एक चीज है कि आई इफ दैट स्नेक इज देयर तो ऑब्वियसली आई विल फ्रीक आउट, बट अदरवाइज मैं अपने डर को निकाल चुकी हूं अंदर से। ठीक है, तो देयर वाज दिस बहुत ही था, एक क्रोकोडाइल था यहाँ पर, सॉफ्ट टॉय में क्रोकोडाइल रखा हुआ था, किड्स के पास था, किसी ने गिफ्ट किया था। एंड आई यूज्ड टू हेट दैट क्रीचर। और मुझे कहा गया था, मतलब उसको उठाना था तो मैं बताती थी किसी को भी उठाओ यहाँ से, मैं नहीं उठा सकते, आई कैंट इवन टच इट। वो बिल्कुल उसकी स्किन भी वैसी फील होती है जैसे क्रोकोडाइल की स्किन होगी ना, यू कैन फील द आई लिटरली हेट इंसेक्ट्स, मतलब हेट इन द सेंस आई डोंट लाइक देम। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास 33,750 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद ना ट्रायंगल्स में आपको हीरोन्स फॉर्मूला में एक चीज मान लेना, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मुझे देना है, या तो दे देंगे कि कॉस्ट ऑफ लेइंग क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है। तो एक दीवार पे आपने टाइलिंग की, ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगल की शेप है, उस पर आप पेविंग कर रहे हो या पेंट कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी? एक तो ये आ जाएगा। दूसरी चीज क्या आ सकता है इसमें? फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, टू फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एरिया आपको हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना हो, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो डायरेक्टली दिया होगा, है ना? तो ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लक्षित क्यों नहीं आया आज? नहीं आया था उसने आज, पता है? उनको कंफर्म था कि मम्मा ने देखा। शुभी नहीं आई आज, शुभी की नहीं आई, फोन किया उसको, पता किया करो उसको, शुभी ने देखा होगा। लक्षित तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखता ही नहीं मैसेज, है ना? हाँ जी, लक्षित को फोन करो, उसकी मम्मा ने देखा नहीं हुआ, करो बोलो अभी आ जाए। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो 33,750 तब हमने निकाला जब हमारे पास तीनों साइड्स होती हैं, राइट? सो दिस एरिया इन एनी केस विल बी इक्वल टू 33,750। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें कहा जाता है फाइंड द ऑल्टीट्यूड, कौन से वाला कहा जाएगा? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड लिख लो इज ऑलवेज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड। अगर मैं इसको मैथमेटिकल नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूं तब भी वही आंसर आएगा। अगर हम इसे लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं या जब आगे एक चीज करते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसमें भी क्लियर आता है। ऑल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट जब होगा, लॉन्गेस्ट जब ऑल्टीट्यूड होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट साइड को ड्रॉ होगा। तो हमारा अगर लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो तीन साइड हमारे पास आई थी, कौन कौन सी? 300, 225 एंड 375। देखो
दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप कह रहे हो प्रोडक्ट ये हो, ऑल्टीट्यूड आपको सबसे बड़ा चाहिए, तो आपको दूसरा नंबर क्या रखना होगा, सबसे छोटा। तो बेस हमारा, अगर मुझे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो बेस क्या होगा, 225 इंटू लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, 33,750 इंटू 2/225। समझ में आ गया? हाँ, वो 15 से कट जाएगा, वैसे भी ये 225 से ही कट जाएगा। आपको क्या कहा गया है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड के लिए बेस को क्या रखना होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना? मैं आपको कह रही हूँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर चाहिए 75। ठीक है, तो आपने कहा कि बी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे बड़ा बी को क्या दे सकते हैं, आई कैन से 75 दो, प्रोडक्ट 1 है। पर अगर मुझे इन तीनों में से चूज करना हो तो बी को सबसे बड़ा रखना है, तो मैं क्या रखूंगी, 375। अब मैं कह रही हूँ बी सबसे बड़ा हो, बी इज द बिगेस्ट, ए सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, प्रोडक्ट सेम है, बी को जितना बड़ा करोगे ए उतना ही छोटा होता रहेगा, तो सबसे छोटा ए इन तीनों में क्या हो सकता है, ट्रायंगल फिक्स है, उसकी साइड्स फिक्स है, तो उसका ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बनेगा। समझ में आ गया इतना हमें? तो दिस इज वन क्वेश्चन जो हीरोन्स फॉर्मूला में बहुत आता है, या आ जाएगा आपको। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट्स हैं धृति, तो मैं आगे एक यूक्लिड्स करवा रही हूँ, आप अपना रिवीजन कर लो। ठीक है, यूक्लिड्स थोड़ी बहुत मैंने करवा भी दी थी। ठीक है, यूक्लिड्स में है क्या, ताकि अगर आप देखो ना, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो बहुत बने थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पढ़ना चाहिए, है ना, सब कह रहे थे पढ़ो, या सब सोचते हैं आई से माई आईसाइट इज वीक, राइट, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दी। तो ऐसी जनरल स्टेटमेंट्स हमारी ज्योमेट्री में बहुत सारी थी कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, या जो भी हमारे ज्योमेट्री के रूल्स थे। लेकिन जब हम उन्हें एग्जैक्टली फॉर्मुलेट करके थ्योरी फॉर्म में लेकर आते हैं, राइट, जैसे मेरी आईसाइट वीक है, पर कितनी वीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी कितनी वीक है, मुझे कौन सी स्पेक्स चाहिए, वो परफेक्ट है मेरे लिए नहीं है, तो हम प्रॉपरली एक सिस्टम पे जाते हैं ना, हम चेकअप करवाते हैं, या हम अपना कुछ भी आई टेस्ट करवाएंगे, सम ऑल द प्रोसीजर दैट वी फॉलो। फीवर है, हाथ लगाया फीवर है, ठीक है, कितना है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर प्रोसीजर पे आते हैं कि वी अप्लाई द थर्मामीटर एंड वी मेजर आवर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही यूक्लिड ने क्या कहा था, क्या किया था, मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो बहुत चल रहे थे, प्रैक्टिकली सिचुएशंस में हम मैथ्स को अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि घर तो बनना ही था, चाहे आप ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में भी जाओ तो घर तो बनेगा ही, और कंस्ट्रक्शन परफेक्ट रखनी है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर पिरामिड्स बने हैं, और आज के तो नहीं बने, सम 100 years बैक, सम 400-500 years बैक ही कह रहे हैं कॉन्सेप्ट में कि आए थे पिरामिड्स, तो अब तक वो स्टेबल है, इतने बड़े स्ट्रक्चर बने, परफेक्ट बने, प्रॉपर सिमेट्री में 3 बिल्डिंग्स बनी है, तो देयर हैज टू बी सम लॉजिक जो यूज किया होगा। अब खुद सोचो, अगर मैं सिंपल एक ट्रायंगल बनाना चाहती हूँ तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैं कोशिश कर लूं, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूं कि मैं दूसरा ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम इसका बना सकूं। आप रैंडमली 2 फिगर्स को कट करो, एक पेपर लेके 2 ट्रायंगल्स कट करें और वो बिल्कुल परफेक्ट कट होकर आए कि एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाए। हम भी इतने परफेक्ट नहीं है, तो जो जिन्होंने एक्चुअल बिल्डिंग बनाई है वो इतने परफेक्ट कैसे हुए होंगे? ऑफ कोर्स ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं, जो उनके तुक्के लग गए थे ये होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो किया होगा। तो जब हम बिल्डिंग्स में अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, राइट, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है कि जैसे हम अगर दीवार बनवाते हैं, दिस इज प्रैक्टिकल सिचुएशन, वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि एक बार हुआ भी था कि अगर उसको कहा कि ये टेढ़ी होगी या कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, दैट somebody said कि उस मिस्त्री ने कभी पाइथागोरस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसको आता है बनाना। अब उसे पूछो कैसे, तो वो समझा नहीं पाएगा आपको। ठीक हो गया? तो प्रैक्टिकली हमने एक चीज बना ली, लेकिन अगर मुझे उसको समझाना है तो मुझे समझाना नहीं आता, तो इसके लिए यूक्लिड आया, उसने इन सभी चीजों को इकट्ठा किया, उसने कहा कि इन सब चीजों को समझाना है, सो दैट वी कैन पास ऑन दिस नॉलेज टू अदर्स। कल मुझे एक स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छा बना, कल कोई दूसरा चाहता है, मैं वहां नहीं जा सकती, तो वो मेरे बिना मेरी चीज को पढ़कर बना सके, उस चीज को सीख कर आगे फॉलो करके बना सके। तो इसके लिए यूक्लिड ने पूरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को थ्योरी फॉर्म में लाकर लिखना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि हम कहते हैं लाइन है, डॉट है, तो व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ डॉट,
है ना। उसके लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी से पूछा था, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन क्लासेस ओनली, मैं आपको ऐसे नहीं कुछ बोल रही हूँ, किसी ने कहा था, मैम ने पूछा किसी से व्हाट आर पैरेलल लाइंस, डेफिनेशन पेपर में आई थी, तो किसने क्या लिखी, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फाइन, ठीक है, हम हंस रहे हैं, लेकिन अगर किसी को एज अ एक 2 साल के बच्चे या 4 इयर्स के बच्चे को आप समझा रहे हो तो आप उसको समझा नहीं पाओगे, वो कहेगा पैरेलल क्या होता है, राइट। तो यही चीज है जो यूक्लिड ने क्लियर करने की कोशिश की थी, उसने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को ब्रेकआउट करके, हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके उसकी डेफिनेशन बनानी शुरू कर दी थी कि इसको डिफाइन करना है तो कैसे होगा। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जो इसने भी कहा था कि एक पॉइंट पर आकर वो रुक गया था कि इससे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी आने शुरू हुई, सर्कल बनना शुरू हुआ, डायमीटर आया, फिर उसका एरिया निकालना है, पाई की डेफिनेशन आनी शुरू हो गई, व्हाट इज पाई, उसकी वैल्यू आ गई। तो उसके बाद उसने कहा था कि सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं, आई स्टडी अ सॉलिड। हमने बॉटल देखी, आई सॉ दिस डस्टर, दिस इज अ सॉलिड बिकॉज आई कैन होल्ड इट। सॉलिड के से फिर हमने ब्रेक डाउन किया, होती है सरफेस, सॉलिड की होती है सरफेस, ठीक है ना। सरफेस से आती है लाइंस, ठीक है, और लाइन से आते हैं डॉट्स या पॉइंट। ये एक स्ट्रक्चर है, लिख लो। और पॉइंट के बाद कोई डायमेंशन नहीं होती। हम डायमेंशंस काउंट करते हैं तो सॉलिड की अगर 3 डायमेंशंस हैं, सरफेस की 2 डायमेंशंस रह जाएंगी, लाइन की 1 डायमेंशन एंड पॉइंट हैज नो डायमेंशन। तो इस तरह से ब्रेक डाउन होता है। Solid has 3 dimensions, then surface has 2 dimensions, line has 1 dimension and point has no dimension. यूक्लिड ज्योमेट्री सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को, जो थ्योरेटिकल चीजें है ना, जैसे मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू बी, याद है ना हमने कहा था ab इज इक्वल टू bc, और फिर मैं कहती हूँ pq इज इक्वल टू qr, दोनों को ऐड किया, ऐड 1 and 2, ab प्लस pq इज इक्वल टू bc प्लस qr, ये करते हैं ना। यूक्लिड ने इसी को डिफाइन किया हुआ है, इसी को उसने समझाया कि ऐसा क्यों, समझ में आ गया। बिकॉज एज ले मैन आप किसी को समझाते हो कि ऐसा होगा, तो वो कहता क्यों होगा, तो हम उसको एक रूल ब्रेक डाउन करके लिख देते हैं कि ये थ्योरेटिकल है। अब ये कुछ चीजें हैं जो हम अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कहते हैं ना ऑब्वियसली, ऑब्वियस है, पता है, यूज भी करेंगे, पर जहां किसी को कंफ्यूजन आई तो उसको समझ में आएगा कि दिस इज अ रूल, समझ में आ गया। तो ऐसे ही उसने कहा था, उसने कुछ डेफिनेशंस दी थी। और ये एक चीज आपको, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि पहले सॉलिड होता है, हर एक लेवल पर आकर एक डायमेंशन ब्रेक हो जाती है, खत्म हो जाती है। सॉलिड 3 डायमेंशंस का, एवरी सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस। हमारे जो प्लेन में है, हम जो स्टडी करते हैं रियल वर्ल्ड में, हाँ, इफ वी गो टू स्पेस देन वी से, जो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट कहते हैं वो क्या कहते हैं, टाइम इज अनदर डायमेंशन, ठीक है, 4th डायमेंशन को टाइम भी लेते हैं, लेकिन जो हमारी विजिबल डायमेंशन है वो 3 ही है। कौन सी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। फिर हम आते हैं, एक डायमेंशन ब्रेक करेंगे, सॉलिड की होती है सरफेसेस, दिस इज 1 सरफेस, दिस इज अनदर सरफेस, हाँ, तो ये 2 डायमेंशंस में आ जाता है, सरफेस हो जाती है, जैसे कि ये टेबल टॉप, इसकी 2 डायमेंशंस हैं टॉप पर, ठीक है, आई हैव द लेंथ, आई हैव द ब्रेड्थ। उसके बाद आती है लाइन, इसकी एंड वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, जैसे कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए, या इस लाइन को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा एक पॉइंट, समझ में आ गया। तो इसके बाद उसने कहा था कि कुछ तो डेफिनेशंस हमने लगाई, और इन डेफिनेशंस के साथ कुछ उसने लिखे, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच वी से, एक होता है एक्सियम, एक होता है पोस्टुलेट्स, दोनों सेम है। एक्सियम्स क्या होता है, जो इन जनरल यूज होते हैं, पोस्टुलेट्स आर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री, समझ में आ गया। जनरल मतलब जैसे मैंने कहा इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल, लेकिन कुछ चीजें जो हम सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं उसको हम बोल देंगे पोस्टुलेट, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, assumptions जो ऑब्वियस ट्रूथ होते हैं ना, उसको 2 तरह से उसने डिवाइड कर दिया था, एक था एक्सियम, एक था पोस्टुलेट। एक्सियम क्या होता है, एक्सियम्स आर कॉमन नोशंस, हर जगह यूज होंगे थ्रू आउट मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री में नहीं। पोस्टुलेट्स हैं जो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस है स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जैसे कि एक्सियम्स पे उसने पेज 81 देखो, पेज 81 पे एक्सियम्स पे उसने 7 एक्सियम्स आपकी बुक में स्पेसिफाई किए हैं,
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स. नाउ इफ आई टॉक ऑफ पैरेलल लाइंस तो ये ज्योमेट्री की बात है, समझ में आ गया ना. लेकिन अगर मैंने कहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी. ये ज्योमेट्री में भी आता है. नंबर्स में लिखूं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो बी ए इज इक्वल टू सी. हम हाइट्स का क्वेश्चन नहीं करते हैं कभी कभी कि 2-3 बच्चे लिए, इसकी हाइट उससे बड़ी है, उसकी हाइट उससे बड़ी है, तो ये उससे सबसे लंबी होगी. लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पजल्स आती हैं, तो वो क्या है, वो एक्सियम है कि हमने उसे ज्योमेट्री में यूज नहीं किया, मैंने उसे कॉमन लाइफ में, अपनी मैथ्स में, इंग्लिश में, हर जगह यूज कर दिया कि ऑब्वियस है. और ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस लिया, जैसे मैंने लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना. लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो कुछ पोस्टुलेट्स बन जाते हैं. हाँ, वो ज्योमेट्री के लिए, वो उसमें ज्योमेट्रिक मतलब ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए ना, उसने लाइंस के बारे में बोल दिया, पर वो ऑब्वियस है. ठीक हो गया, उसका जनरल प्रूफ नहीं है पर वो ऑब्वियस है. ठीक हो गया. जैसे उसने एग्जाम्स में लिखा है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. देन इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. पेज 81 निकालो बुक का, देखो पढ़ो साथ में. पता क्या है, इसको यूज करते हो टू प्रूव सर्टेन थिंग्स. मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी, आपके एग्जाम्पलर में भी हैं और इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं. इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, 2 साल से एक्चुअली नहीं आ रहे हैं. 2 साल से डिलीटेड था चैप्टर ये कोविड की वजह से, तो जो रिड्यूस सिलेबस था उसमें डिलीटेड था, तो 2 साल से इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया. ठीक है, अब कैसे आते हैं वो 2 साल पहले के पेपर में देखना पड़ेगा हमें. राइट, विल सी, कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे अब इसमें. Then equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Things which coincide with one another are equal to one another. आपस में जो चीजें coincide करती हैं वो equal है to one another. The whole is greater than the part. है ना. जैसे कि फुल चॉकलेट, उसके 2 हिस्से किए, तो मुझे पता है कोई मुझे फुल चॉकलेट दे या हाफ चॉकलेट दे, तो मैं क्या पकड़ूंगी पहले, फुल चॉकलेट, बिकॉज आई नो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. एक पूरा पीस है, आपने उसे ऐसे डिवाइड कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, वी नो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो मैं कह रही हूँ c इज मोर देन a. तो ये ऑब्वियस है और हर जगह यूज होता है. समझ में आ गया. then it's then the thing is things which are double of same thing are equal to one another. करते हो ना, ab is equal to bc, 2ab is equal to 2bc. तो इसमें मैं कोई रूल थोड़ी लिख पाती हूँ, रीजन थोड़ी लिख पाती हूँ. हम डायरेक्टली कहते हैं डबल्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल, जो समझ में आता है आपको. देन थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. दिस इज अनदर एक्सियम जो आप यूज करते हो, है ना. देन नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, these common notions refers to magnitudes of some kind. जैसे फर्स्ट नोशन उसने कहा था प्लेन फिगर्स को कर सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle equals that of square, then area of triangle also equals area of square. तो equals थे, चीजों को हमने coincide नहीं किया. Magnitudes of same kind can be compared and added, but magnitudes of different kind cannot be compared. Length में weight नहीं add कर सकते, है ना. Apples and oranges कहते हैं ना cannot be added. ऐसे ही length मैंने कहा है 40 सेंटीमीटर प्लस 40 kg. हाँ जी, कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर होता है. ये नहीं होता ना, वही चीज है कि आप सेम मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं कर सकते. तो दे आर ऑब्वियस थिंग्स. अब इसका रीजन क्या है, क्या समझाओगे कि 40 को क्यों नहीं ऐड कर सकते, यूनिट से लगे, वो तो हमने कहा ना. पर अगर किसी को इसका रीजन एग्जैक्टली देना है तो वन थिंग इज इन लेंथ, द अदर इज वेट. अब उसी चीज को और ब्रेक डाउन करके कैसे करना है, तो ये ऑब्वियस हो जाता है. हाँ, तो ऐड कर सकते हैं ना, आपस में कन्वर्जन तो है ना. 40 kg और सेंटीमीटर में आपस में क्या कन्वर्जन होगी. तो इसका रूल क्या हो सकता है, इस 40 kg को मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चेंज कर दूं या एक लिक्विड फॉर्म में चेंज करके लेंथ कॉलम में डालना शुरू कर दूं. समझ में आ गया. बट ऑब्वियस है कि मैं इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती, तो इसका मेरे पास रीजन नहीं है. तो ये क्या हो जाती है, ऑब्वियस स्टेटमेंट्स, जिसको हम कह देते हैं एक्सियम्स बन गए. क्लियर हो गया इतना. तो फोर्थ एक्सियम उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, वो सारा आपके पास आ जाएगा. ऐसे ही 5 उसने
आपकी बुक में दिए हुए हैं पोस्टुलेट्स जो आपको याद करने हैं, और इन्हीं को हम यूज करके ट्रायंगल्स में, अपने क्वेश्चंस में हम करेंगे, इन्हीं को यूज करके हम कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने फर्स्ट दिया है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है ना, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ वैसे ही याद है, ठीक है। A straight line may be drawn from any one point to any other point. Given two distinct points, there is one unique line that passes through them. कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। अच्छा, एक होते हैं ना पेंटिंग होती है जिसमें डॉट्स लगे होते हैं और उनको कनेक्ट करके आपको फिगर बनानी होती है, रैंडमली डॉट्स लगे होंगे, नंबरिंग वाली नहीं। देयर आर पेंटर्स जो रैंडमली डॉट लगाते हैं और फिर उनको ज्वाइन करके कहते हैं कोई फिगर बना देते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या है कि दो को जोड़कर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका ये मतलब दो पॉइंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, जिसे आप लाइन सेगमेंट बोलते हो, पहले वो क्या थी, टर्मिनेटेड लाइन। ये लाइन है, इसको मैंने कट कर दिया और ये मेरे पास बन गई लाइन सेगमेंट, ठीक है। रिबन का रोल किसको हम लेंगे, लाइन, उसमें से मैंने अपना एक पोर्शन कट कर दिया तो वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। एक लेंथ का कपड़े का रोल पूरा होता है, मैं कहती हूँ मुझे 1 मीटर चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट 1 मीटर करके कट करके दे देते हैं कि ये लो। क्लियर हो गया इतना। तो उसके बाद हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सेंटर पॉइंट लेकर और कोई भी रेडियस ओपन कर लो तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या हुआ, पोस्टुलेट ऑब्वियस है पर ज्योमेट्री के से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ट्रू। देन अब पोस्टुलेट 5 जो है ना वो थोड़ा लंबा है, उसको समझना भी थोड़ा सा, वैसे है इजी ही, पर उसको समझने के वे में क्या है, उसने लिखा क्या हुआ है, पढ़ो, सॉरी, हाँ बोलो बोलो, पढ़ो आगे, जोर से पढ़ो, पढ़ो, पढ़ी थी ना। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines it produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than the two right angles. जब इतनी लंबी लाइन होती है ना, एक रूल याद करना, जब इतनी लंबी लाइन होती है, मुझे भी समझाया गया था कि जब बहुत लंबी लाइन होती है ना, पूरा मत पढ़ो, इसको वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, और 3-3 वर्ड्स फ्रेजेस करके पढ़ो। याद है फ्रेजेस क्यों सिखाई गई थी आपको, फ्रेजेस या आपको क्यों सिखाया जाता है, ताकि जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इट इन पार्ट्स। क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में भी यही होता है, पूरा पढ़ते हो कभी समझ नहीं आता, स्टेटमेंट प्रॉब्लम से स्पेशली 2-2, 3-3 वर्ड्स करके पढ़ो, फिर उसमें से कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे इसने लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ट्रांसवर्सल की। और ये जो टू स्ट्रेट लाइंस है ये पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैरेलल नहीं ले रही हूँ। सी, एक इंस्टिंक्ट होता है, हम पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल जब बनता है, जो सेकंड लाइन है उसको भी कट कर दो। सेकंड लाइन कौन सी, टू लाइन उन्होंने कहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल्स on the same side of it taken together less than two right angles. Two right angles की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 180 डिग्री। अब समझ में आया, two straight lines, one line falling on it, two interior angles on the same side of it, A B ले लिया, और A plus B का सम क्या है, less than 180. Then the two straight lines, ये दो straight lines will if produced indefinitely, अगर इनको ऐसे indefinitely हम बढ़ा दें तो जिस साइड पर सम 180 कम है, जिस साइड का सम 180 से कम है वहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। नव्या ने बनाया था ना, ये है अभी नहीं। हाँ, तो मैंने आपको कहा था आप इसे स्टिक्स के थ्रू बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि कल अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ a plus b is less than 180, ये आप शो भी करोगे, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू लिखोगे, ठीक है, अपने वर्किंग मॉडल में। और भी करना है तो क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट, यहाँ पे हिंजेस लगाकर इनको मूवेबल बना सकते हो, ठीक है ना, वो होल करके उस पे वो लग जाता है ना, जो
ड्राफ्टिंग के मटेरियल आता है, तो ये मूवेबल हो सकता है कि देखो अब मैंने ये रखा, अब एंगल को बड़ा कर दे तो दूसरी साइड पे मूव कर रहा है। वर्केबल मॉडल वो भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉस को ले सकते हो, उस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये वाला मैं कह रही हूँ a+b जो है वो लेस देन 180 है, तो आपकी जो लाइन सेगमेंट लाइंस है वो इस पोर्शन पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आ गया? They meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. अब उसने सारा देखो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन PQ लाइन फॉल्स ऑन लाइंस AB एंड CD। नेक्स्ट पेज पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने कहा कि फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना बाकी पोस्टुलेट से। समझ में आ गया हमें? पोस्टुलेट 1 से 4 तक बहुत सिंपल और ऑब्वियस है, ठीक है ना। अब आजकल कहते हैं पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को काफी हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर पहले जब था पोस्टुलेट वाज कंसर्न ओनली टू ज्योमेट्री और एक्सियोम्स जनरल ट्रुथ थे। अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कंसिस्टेंट if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement. Consistent तब है कि जब इन्होंने किसी भी चीज को 4-5 स्टेटमेंट्स ली, उन्होंने आपस में किसी एक चीज को गलत नहीं कह दिया कि मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिखी, फिफ्थ को पढ़कर लगा जी फर्स्ट में कोई ना कोई एक्सेप्शंस आ गई, फर्स्ट कभी कभी ट्रू होगा, हर बार नहीं होगा, या फर्स्ट ट्रू इसके साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद उसने कहा था कि इनके बाद ना जो नेक्स्ट उसने एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स के बाद दी थ्योरम। थ्योरम और एक्सियम पोस्टुलेट्स में क्या फर्क है? थ्योरम में क्या होता है, आपको एक्सियोम्स को, पोस्टुलेट्स को या कुछ रूल्स को यूज करके हम एक नया रूल प्रूव करते हैं, समझाते हैं। जैसे कि आपने कहा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें मैंने कौन सा यूज किया था? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को कैसे प्रूव किया? नहीं किया, यह कभी लीनियर पेयर को प्रूफ नहीं किया कि मैंने स्ट्रेट लाइन ली, इस स्ट्रेट लाइन के एंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा स्ट्रेट लाइन में 180 एंगल क्यों बना, इसको प्रूव किया? नहीं किया। तो ये क्या बन गया? एक्सियोम। इस एक्सियोम को मैंने यूज किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में। समझ में आ गया ये चीज? दिस इज हाउ कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कभी प्रूव किया है आपने? आपको सिर्फ सिखाया गया कि स्ट्रेट लाइन है, आप मेजर करोगे, प्रैक्टिकली दिखा दिया, लेकिन थ्योरेटिकली प्रूव किया हमने इसको, है ना। तो ये क्या है? एक ऑब्वियस ट्रुथ हो गया, एक एक्सियोम हो गया, एक पोस्टुलेट हो गया। इस पोस्टुलेट को यूज करके मैंने लीनियर पेयर की एक डिडक्शन कर ली, एक रूल बना दिया, और इसको यूज किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को प्रूव करने। ये हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही उसने यहाँ पे कहा है थ्योरम्स या प्रोपोजिशंस। हम थ्योरम बोलते हैं, प्रोपोजिशंस कम बोलते हैं, बिकॉज यूसेज में हमारे थ्योरम आता है, थ्योरम 1.1 थ्योरम, है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही उसने एग्जांपल 1 लिखा है, इफ ABC आर 3 पॉइंट्स। एग्जांपल 1 देखो, उसने लिखा है ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC। इसको प्रूफ क्या कर सकते हैं, है ना। हाँ अब वही है ना, बस एक्सियोम्स करके उसने यूज किया है। सो AC कोइंसाइड्स विद AB एंड BC। लाइन क्या लिखी है? AC कोइंसाइड्स विद AB एंड BC। आपके ना ज्योमेट्री बॉक्स में एक काम होता है डिवाइडर का, है ना, जिसको कभी यूज नहीं करते हो, होता है ना। उसका यूसेज क्या था? जब आप बच्चों को जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना ज्योमेट्री, तो वहां पर ये चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइडर को ओपन करके AB पर रख लेते हैं, फिर उसको एक जगह पे मार्क कर दिया, ठीक हो गया। पॉइंट्स को दूसरी वाले थिक वाले बोर्ड पे मार्क कर दिया, फिर हमने कहा BC जितना ओपन करो और यहां से उसको मार्क कर दो। फिर मैंने AC जितना ओपन करवाया डिवाइडर को और देखा कि क्या वो इन पॉइंट से कोइंसाइड करता है। समझ में आ गया कि मैंने AB और BC को अलग अलग किया और AC को फिर नापा, तो वो एग्जैक्ट सेम आता है। समझ में आ गया इतना? तो इसका मतलब कोइंसाइड है एक के ऊपर एक। जैसे फॉर एग्जांपल माय दिस बुक एंड योर बुक कोइंसाइड कर जाएंगे आपस में। समझ में आ गया कि एग्जैक्टली सेम एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाता है। जैसे आपके A4 साइज के शीट्स होती है, पेपर रिम होता है, एक शीट के ऊपर एक शीट आती है। क्लियर हो गया?
तो AC कोइंसाइड्स विद AB एंड BC, तो इसमें हम रूल कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सियोम का। मैंने उसका फोटो स्टार्ट नहीं किया हुआ, ये ले लो, ये हो गई सारी, टेस्ट पेपर 2 है, ये कर लो स्टार्ट, यहाँ करता है, तो प्रिंट आउट नहीं करना, ये तो ले लो अपने पास, ठीक है। AC कोइंसाइड्स विद AB एंड BC, तो आपने इसमें यूज किया है एक्सियोम या पोस्टुलेट 4, एक्सियोम 4, सॉरी एक्सियोम 4 है, पेज 81 पे पढ़ा है ना, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज की है, समझ में आ गया। तो वो लिखना भी पड़ेगा। हाँ, in postulate 4, हाँ, in Euclid's axiom says that things which coincide with one another are equal to one another, so it can be deduced that AB and BC, AB plus BC is equal to AC, आपकी theoretical geometry यही है। उसने कहा है prove that an equilateral triangle, example 2, इन चीजों को ना याद ही रखना पड़ेगा, चारों 8 के रूल्स को और 5 postulates को, ताकि हम प्रूव कर सके। प्रूव दैट equilateral triangle can be constructed on any given line segment, तो ये लाइन सेगमेंट है, इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें उसने क्या किया, कहता कि क्या करो, आप एक सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट और किसी भी एक रेडियस के साथ, यूक्लिड ने ये पोस्टुलेट दिया था, है ना। तो हमने ए सेंटर लेकर AB रेडियस लेकर कोशिश करनी है एक सर्कल ड्रॉ करने, कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा पोस्टुलेट यूज किया, जो उसका है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मैं प्रूफ क्या कर रही हूँ कि AB बेस को लेकर मैं कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ, मैं कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। कोई भी मैंने अगर आपको बेस दिया तो आप उस पर ट्रायंगल इक्विलेटरल बना सकते हो। तो मैं आप कह रही हूँ कि आप रेडियस से कोई सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ करके एक आर्क मार्क कर दी, इस तरह से विद A as सेंटर, AB as रेडियस, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यस। ऐसे ही विद B as सेंटर एंड A as रेडियस, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आएगा। अब उसने, यूक्लिड ने ये प्रूव नहीं किया कि सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, समझ में आ गया। तो चीजों को जितना ब्रेक डाउन करते रहोगे उतनी उसमें से रीजंस निकलते रहेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हमने जनरल मान लिया। जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी आया, हाउ टू प्रूव इट, कि इंटरसेक्ट ही करेंगे, हमें क्या पता। तो ये चीज प्रूव नहीं कर पाए, या इस चीज का थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे कर सकते हैं बिकॉज़ द रेडियस, वो तो बात वही है ना, रेडियस सेम है, वो तो आप उसको ये ले रहे हो, रेडियस सेम है फिर भी इंटरसेक्ट ही क्यों किया, टच करते हुए क्यों नहीं गए, या आपस में अलग क्यों नहीं हो गए, है ना। देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो आप उसको कोइंसाइड करके, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर, है ना। तो जब आप एक चीज को बहुत सिंपल रीजन से, थिंक ऑफ इट एज अ चाइल्ड विद लाइक जीरो ज्योमेट्री नॉलेज, जो बिल्कुल, जिसने सिर्फ पहली बार ट्रायंगल को, सर्कल को देखा हो, आप उसको समझा रहे हो तो वो आपको कितने क्वेश्चंस पूछेगा साथ में। वो सारे क्वेश्चंस अराइज होते थे जब ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, समझ में आ गया। फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, स्कूल्स नहीं थे कि हमने सर्कल दिखाया कि हाँ जी इंटरसेक्ट करते हैं, पढ़ा दिया आपको। जब आप रीजन आउट करते हो कि सर्कल इंटरसेक्ट ही क्यों करेंगे, या आपस में ये, तब की ये नॉलेज है, तब की ये ज्योमेट्री बनी थी, उन चीजों को समझाने के लिए, आगे आगे पास करने के लिए, समझ में आ गया इतना। तो अब हम कहते हैं कि इनका भी AC रेडियस सेम है, BC रेडियस है, और वो AB के इक्वल है ना। AC इज इक्वल टू AB, फिर साथ में मैंने क्या यूज किया, एंड BC इज इक्वल टू AB, क्योंकि AB रेडियस ली थी। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर आर थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमने ये अब साथ में एक्सियोम यूज कर लिया। क्लियर हो गया। तो दो चीजें यूज हुई, एक तो सर्कल वाली, और एक इक्वल्स आर इक्वल थिंग्स वाली, समझ में आ गया। ज्योमेट्री हमारी जो एक्सियोम्स है वो यही है। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आएगा, देखो अगर लिखाऊं, इसने लिखा है फर्स्ट, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपको ये नोट्स भी सारे दे दूंगी। टू डिस्टिंक्ट लाइंस, ऑप्शंस है, आर ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्ट, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस आपने
ड्रॉ की है, मैं आपको कहती हूँ ड्रॉ 2 लाइन्स, तो आप क्या करोगे, उनके बारे में क्या बोलोगे? दे आर ऑलवेज पैरेलल, दे आर ऑलवेज इंटरसेक्ट, ऑलवेज हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, ऑलवेज हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, दी है ऑलवेज आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। हाँ, 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की, मैंने 2 चीजों को रखा है, तो मैं इनकी प्लेसमेंट कैसे कर सकती हूँ? या तो पैरेलल होंगे या तो आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लाइंस को कहा है तो वो इंडेफिनेटली हो सकती हैं, तो क्या होगा? ऑलवेज आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। समझ में आ गया? यूक्लिड ज्योमेट्री ये है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है, अच्छा उसने कहा है एक्सियम 1 क्या है, एक्सियम 3 क्या है, पोस्टुलेट 3 क्या है, पोस्टुलेट 5। अच्छा नेक्स्ट है एमसीक्यू में पॉइंट सी लिखो, जो आपको आएगा पॉइंट सी इज द, फोन है गौतम, तुम्हारे पास फोन है? नहीं? मेरा फोन लो, इसकी पिक्चर क्लिक करके रख ले, इसमें से पीडीएफ बना लो, ये लो और वो यूज कर लो। पीडीएफ तो बना लोगे कैम स्कैनर में, टेस्ट नंबर 2 का, ठीक है। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? AC is more than AB, BC is more than AB, 2AC is equal to BC, AC is equal to BC is equal to half of AB. जस्ट 1 मिनट दो मुझे, अभी 4 मिनट्स है आपकी क्लास। हाँ इधर आ जाओ, दोनों इकट्ठे बैठ के कर लो, वो बना लो। सो वी हैव, अब देखो इसको कैसे प्रूव करना है, आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है, पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट। कुछ नहीं समझाया मैंने अभी, आपको खुद कह रही हूँ, बनाओ पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ नहीं आने का मतलब क्या है? हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उसको, पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? ए सी इज मोर देन ए बी, ट्रू है फॉल्स है? Then which of the following is true? BC is equal to AC is more than AB, true है या false है? AC जो है वो AB से बड़ा होगा, है ना। Whole is always more than the part, तो उसके साथ से मैंने इसको गलत कर दिया। BC is more than AB, whole is always more than the part, इसको गलत कर दिया। 2AC is equal to BC, AC और BC आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। बी पार्ट क्या है? AC is equal to BC is equal to half of AB, बहुत ऑब्वियस है ना। समझ में आ गया ये? ठीक है ना। तो इसने आप नेक्स्ट है पॉइंट P lies between A and B. There is point P, ये दिया नहीं हुआ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P lies between A and B, then AP is equal to half AB, then which of the following is true? Obviously यही है, BP is equal to half AB, AP plus PB is equal to AB। मैंने मिड पॉइंट तो कहा ही नहीं, मैंने कहा है पॉइंट P lies between A and B, तो कौन सा मार्क करोगे आप? अब इसको प्रूव कैसे किया है हमने? हमें मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन कोइंसाइड कर रही हैं आपस में। AB is coinciding with AP plus BP। अगर मुझे इसे थ्योरेटिकली लिखना है तो जैसे हमने एग्जांपल 1 किया था, है ना बच्चे, समझ में आ गया? यही है ज्योमेट्री, राइट। तो all right angles are equal to each other is a postulate और axiom। definition proof क्या है? all right angles are equal to each other, axiom है, postulate है, theorem है, definition है, क्या है? देखो ऑल राइट एंगल्स को किसमें पढ़ा था आपने? एक्सियम्स में कि पोस्टुलेट्स में? पोस्टुलेट, बस, ठीक है। चलो
अब दिस वन व्हिच सेज एमसीक्यू फॉर्म में जो आया हुआ है, देखो क्या लिखा है, पॉइंट पी लिखो, पॉइंट पी लाइज इन बिटवीन M and N. C is the midpoint of MP. तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ट्रू होगा। अब कभी कुछ समझ नहीं आए ना, सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या करना चाहिए, हमें फिगर बनानी चाहिए। ठीक है, अब फिगर इसमें क्या होगी, जो हम लाइन बनाएंगे। P lies between M and N. M and P lies in between. C is the midpoint of MP. तो यहाँ से C and D दोनों ठीक है, MC plus PN is equal to MN. They are not coinciding. MP plus CP. MP CP ये भी नहीं है. MC plus CN ये ट्रू हो गया, कोइंसाइड कर रहे हैं. CP plus CN is equal to MN. ठीक होगा? Ma'am, because वो midpoint वो half length wise है, length wise C आएगा. C तो ऐसा TV ठीक है. उसने कहा है CP plus CN is equal to N. ठीक है, CP plus CP plus PN. तो मैम हाफ समझ में आया? तो सही है इसकी बात भी. MC CP लिखा उसने, फिर CN लिखा. CN में CP इंक्लूडेड है और CP किसको इक्वल है, MC. ठीक है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली ये ट्रू है, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंगली ये ट्रू है. बट हाँ, इसको रिड्यूस कर रहे हो, C मिड पॉइंट है ना बच्चे, अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है. ठीक है, तुमने कहा CP plus CN, फिर मैंने CN को दो हिस्सों में कर दिया. CN की वैल्यू तो CP कितना है, CP कितना है x, CN कितना है x plus y, आपका MN कितना है ना. तो वो यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली हमारा बी पार्ट भी इक्वल आएगा. इसने गलत दिया हुआ क्वेश्चन, वैसे सी पार्ट होगा इसमें. एग्जाम में नहीं होगा. टू डिस्टिंक्ट लाइंस. देखो अब ये कैसे आता है, देखो ये तो आपने उसमें कर दिया. चलो बुक पे ही आओ, हो गया वैसे यूक्लिड ज्योमेट्री कल करवा दो बाकी सारी. ठीक है.